तो गाइज़ आज का डेट है 21 नवंबर 2021 एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है। तो इस डेट को आप याद रखना 21 नवंबर, ठीक है। तो मैं कल यानी 22 नवंबर को मेरा पोर्टफोलियो से काफ़ी सारा स्टॉक्स को सेल करने जा रहा हूँ, कम्प्लीटली सेल कर दूंगा। बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, ठीक है। स्मॉल कैप सेक्टर में स्पेशली एंड मिड कैप सेक्टर में ह्यूज इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट में निफ्टी में क्रैश आता है तो स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर में ह्यूज क्रैश आएगा, यानी 50-60% भी करेक्शन हो सकता है। एंड ये क्रैश का जो टाइम पीरियड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मिनिमम 5 to 6 मंथ्स तो रहने ही वाला है, ठीक है। तो आपको जो है नेक्स्ट 5-6 महीने में अगर आप नया इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप आपका लगाम लगाओ, ठीक है। होल्ड करके रखो पैसे को, बिकॉज आई थिंक आप जो है इस अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में आने वाला है आपको सस्ते में सब कुछ मिलेगा, उस टाइम आप बाई कर लेना, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली कुछ नहीं बाई करूंगा इस 5-6 महीने, लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स को सेल करूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाई दूँ। एंड बाय द वे मैंने लास्ट वीडियो में आपको मतलब कॉम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। एंड फिबोनाची टूल के साथ मैं आपको फिर से एक बार छोटा छोटा अंदाज़ा दिखाई दूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मार्क करूँगा बॉडी टू बॉडी, तो कहाँ से कहाँ तक मार्क किया, ये पॉइंट से यहाँ पर जब से ये फॉल आना चालू हुआ एंड इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, मैंने मार्क किया, ठीक है। रिमूव करता हूँ एंड मेरा पॉइंटर को थोड़ा सा यहाँ से यहाँ कर देता हूँ। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आपको कहता है कि भाई मार्केट में जो है कब क्रैश आने वाला है या फिर उसका रिस्क मतलब होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहाँ से मार्केट में क्रैश आना चाहिए था, देखिए 1.6 का लेवल से यहाँ से यहाँ तक नहीं, लेकिन नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर कट इस जगह पे फिर से 2.6 का लेवल आ चुका है। तो इस पॉइंट से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सीधा सीधा निफ्टी में क्रैश आएगा, ठीक है। ये एक रीज़न है। उसके बाद अगर आप जो है इसका जो पिछले वाला क्रैश का अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2018 में जो क्रैश आया था, ठीक है, जो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ, उस क्रैश का पॉइंट से अगर आप फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे भाई 1 का जो लेवल है इस लेवल से फिर से यहाँ पर रिकवर होने के बाद फिर से नीचे गया था। उसके बाद 1.6 का लेवल से मार्केट में फिर से क्रैश आया था। उसके बाद यहाँ पर 2.6 का लेवल से यहाँ पर से क्रैश आया, ठीक है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए 3.618 इस लेवल से क्रैश आना चाहिए था इस जगह पे, ठीक है, लेकिन नहीं आया। तो यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूंगा कि यहाँ पर जो है 3 के बाद जो आता है पॉइंट वो है यहाँ पर 4.2 या फिर 4.4, आप कुछ भी कह सकते हो। तो मैं 4.2 के ऐड कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई उसी लेवल के आसपास खड़ा हो चुका है यहाँ पर बैंक निफ्टी। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक शॉर्ट टाइम में एक आपको जो है क्रैश दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है मेरा जो सेटिंग्स है उसको फिर से पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो जो है निफ्टी में रीज़न दिखा दिया, ठीक है। तो अगर आपके पास निफ्टी में लार्ज कैप स्टॉक है या फिर डिफेंसिव स्टॉक है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, होल्ड करके रखिए। तो मेरे पास कौन कौन का स्टॉक है, मैं उस किस किस स्टॉक को होल्ड करूंगा सब कुछ बताऊंगा। एंड किन किन स्टॉक को मैं सेल करूंगा वो भी बताऊंगा। एंड इसके ये भी बताऊंगा कि आपको आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस स्टॉक को आपको रखना चाहिए एंड किस स्टॉक को नहीं, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग जो है इसका निफ्टी का जो है स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको असली स्टोरी नज़र आएगा। तो आपने देखा कि भाई निफ्टी का जो 50 का जो इंडेक्स है वो कम्प्लीट ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। निफ्टी अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स देखेंगे भाई यहाँ पर 2008 में, एक सेकेंड, तो यहाँ पर से देखिए जब मार्केट में बुल रन आता है तो ये खतरनाक स्पीड से ऊपर जाता है, ठीक है, देख सकते हो। मैं यहाँ पर दिखाई दूँ, यहाँ से यहाँ तक बुल रन चल रहा था 2008 के पिछले। तो देखिए 400-500% रिटर्न दे दिया था 2004 से 2007 तक, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्रैश आया, ठीक है। बैंक निफ्टी में कितना, सॉरी, नॉर्मल निफ्टी में कितना क्रैश आया मैं आपको यहाँ पर से दिखाई दूँ। 2008 में नॉर्मल जो है निफ्टी में जो लार्ज कैप इंडेक्स में वहाँ पर आपको क्रैश आया था अराउंड 55% का आसपास। एंड जो निफ्टी का स्मॉल कैप जो स्टॉक है वहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर नहीं, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ था कितना क्रैश आया था, 75% के आसपास, ठीक है। उससे भी ज़्यादा अगर आप सही से कैलकुलेट करेंगे तो 75% से ज़्यादा आपको यहाँ पर गिरावट दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये रिकवर हो गया, ठीक है। तो जो स्मॉल कैप सेक्टर में आपको ह्यूज क्रैश आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2000 यहाँ से कि एक अच्छा खासा क्रैश था, वो टाइम पीरियड आप देखेंगे 2017-18 के बीच में, ठीक है। तो 18 से यहाँ पर 2020 तक, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा 2018 से 2020 तक आपको स्मॉल कैप सेक्टर में 65% के आसपास क्रैश देखने के लिए मिला होगा। लेकिन जो भी अच्छा अच्छा फंडामेंटल का कंपनी है, ठीक है,
जिसका सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी इस क्रैश की वजह से उस कंपनी में भी आपको गिरावट दिखाई दिया होगा। तो आपके पास जितना भी अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी क्यों ना हो, इस क्रैश में वो बच नहीं सकता। हाँ, कुछ एग्जाम्पल रेयर जो है एक्सेप्शन है, ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उस तरह का स्टॉक को भी मैंने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिड कैप स्टॉक में जो है, स्मॉल कैप स्टॉक में एक जो है ह्यूज गिरावट आ सकता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई इस लेवल के बाद से एक नीचे की तरफ मूवमेंट डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है पहले प्रिकॉशन ले लेता हूँ, एंड यहाँ से जो है अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मिनिमम आता है वीए, तो मैं 40% तो मिनिमम डिप का एजम्पशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एंड एक और रीज़न है, अगर यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, ये वाला एंड ये वाला पीक एंड ये वाला पीक को अगर मैं जो है जोड़ दूंगा, तो देखते हैं, एक सेकेंड गाइस, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला पीक, ये वाला। तो आप देख सकते हो किस जगह पे ये ज्वाइंट होता है, इस जगह एंड इस जगह पे ज्वाइन किया तो इस जगह पे आता है। तो यहाँ से ऊपर गया तो इस जगह से जो है रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस डेफिनेटली फेस करेगा, एंड मार्केट में नीचे की तरफ ये आने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड तो आपको 2-3 जगह से प्रूफ मिल गया। पहले जो है निफ्टी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करके दिखा दिया कि भाई निफ्टी में यहाँ से क्रैश आने वाला है। तो ये है पहला जो है आपका प्रूफ। सेकेंड जो चीज़ है, यहाँ पर फिर से आ जाऊँगा स्मॉल कैप सेक्टर में। तो यहाँ पर जो है 3 लाइन का जो है यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करेगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन उतना रिस्क मैं क्यों लूँगा भाई। हाँ, इतना रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर जाए तो जाने दो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, तो इसलिए मैं पैसा सब कुछ नहीं, कुछ स्टॉक्स मैं सेल करके मेरा पोर्टफोलियो में जो है पैसा को ऐड करके रखूँगा कल, ठीक है। एंड जो भी नेक्स्ट 5 महीने में मेरे पास दूसरा सोर्स से जो पैसा आएगा, उसको मैं एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। एंड बैंक ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो तो आप पुट का साइड में जाएंगे इस 2-3 महीने में, तो आपको फ़ायदा में रहेंगे। तो ये जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये जो है मिड कैप। तो अब चलिए मिड कैप मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिड कैप स्टॉक में अगर आपको जो है सेम सिनेरियो आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और तो मिड कैप स्टॉक में आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा। अगर ये ट्रेड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से जो है आपको उसके पीछे ऊपर जाने मतलब आ गया है, ठीक है। तो मार्केट में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर सब कुछ गिरता है तो यहाँ पर से आएगा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये रहा मिड कैप का। आप हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का सिनेरियो। तो बैंक निफ्टी में आपको आपको सेकेंड, बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसको, ये जो कैंडल है इसको रिजेक्ट आपको देख सकते हो कि भाई नीचे की तरफ गिरने वाला है मार्केट बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अराउंड 30,000 31,000 32,000 के आसपास ये बैंक निफ्टी भी कुछ महीनों में आने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। एंड इसका अगर बैंक निफ्टी का पिछला ग्राफ देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर ऐसे जाता है तो करेक्शन आता ही है, ठीक है, जाता है करेक्शन आता ही है, जाता है करेक्शन आता ही है, ठीक है। तो वेव की तरह चलता है। एंड यहाँ पर ऊपर जा रहा है लेकिन करेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर से अगर आएगा, ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो एक ना एक दिन यहाँ से करेक्शन आएगा, ठीक है। तो मैं सेफ साइड जाऊँगा। मेरे पास ऑल्दो बैंक का कोई भी स्टॉक नहीं है, मैं निफ्टी का स्टॉक है, बैंक का कोई स्टॉक नहीं है मेरे पास, दूसरा सेक्टर का स्टॉक है, बैंक को छोड़ के, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में मेरे को भरोसा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इस स्टॉक को नहीं रखता हूँ बैंक का स्टॉक। जो भी हो, मैं आपको साथ शेयर करूँगा कि भाई मैं क्यों कौन कौन सा स्टॉक को मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो क्यों सेल करूँगा, ठीक है, उसका रीज़न मैं आपको दिखाऊँगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि भाई 2008 से 2008 नहीं सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो 2018 से 2020 तक, 2018 से 2020 तक मिड कैप सेक्टर में, स्मॉल कैप सेक्टर में आपको क्रैश देखने के लिए मिला। तो इस टाइम जो मैं बहुत सारे स्टॉक को मैनुअली सर्च करूँगा एंड मेरा पोर्टफोलियो से, एंड देखूँगा कि उस स्टॉक में से कौन कौन सा स्टॉक जो है 2018 से 2020 के बीच में करेक्शन में था। तो अगर मेरे को कुछ उस तरह का स्टॉक मिलता है तो उसको मैं सेल कर दूंगा। अगर मुझे कुछ स्टॉक्स मिलता है कि भाई 2018 से 20 के बीच में करेक्शन होने के बावजूद भी वो स्टॉक में जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर साइडवेज है, तो उस स्टॉक को मैं सेल नहीं करूँगा, ठीक है। ये मेरा सीधे सीधे लॉजिक है। तो यहाँ पर मैं 2018 से 2020 के बीच में जो स्टॉक्स है उसको मैं ढूंढूंगा। तो पहले हम लोग मेरा
कौन कौन सा स्टॉक मेरा पोर्टफोलियो में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में ये जो सर ये स्टॉक्स है, ठीक है। तो मेरे पास है बजाज फाइनेंस है, ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो का 8-10% का वेट है, सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद अल्काइन एमिन्स है, स्मॉल कैप है, आपको याद रखना होगा। दीपक नाइट्रेट है, एफएल है, एचएल ग्लासकोट है, इन्फो एज है, लक्स इंडस्ट्रीज़ है, प्रिंस पाइप है, पॉलीकैब है, आईआरसीटीसी है, ब्लैक रोज है, ठीक है। ये सारे स्टॉक मिला के ही मेरा पोर्टफोलियो का जो है 50% से ज़्यादा वेटेज है इस स्टॉक्स में, ठीक है। बाकी जो स्टॉक्स है वो छोटा छोटा अमाउंट में, ऐसे एम्बर, राउट मोबाइल, पी इंडस्ट्रीज़, केपीआईटी, जीएमएम फॉडलर, हेरानवा, एचजी इंफ्रा, लिखिता इंफ्रा, श्री जगदम्बा पॉलीमर्स, जो एडशॉप ई रिटेल, अग्रवाल, पीपीएल, सीडीएसएल, टाटा पावर, विप्रो, एंजल वन, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स मेरा पोर्टफोलियो में है। तो इनमें से कौन कौन सा स्टॉक मैं सेल करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखाई दूँ, सेकेंड। तो पहले जो मैं सेल करूँगा लक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको साथ शेयर करूँगा। आप जो है एक चीज़ नोटिस करना, जब ये जो आपके पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में या फिर जो सिंथेटिक जो पॉलीमर सेगमेंट में कोई स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा गिरेगा, अच्छा फंडामेंटल होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इस तरह का इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो स्टॉक है उसको मैं पहले तो रिमूव करूँगा, इसको हटा दूंगा, एम्बर को हटा दूंगा, एजी इंफ्रा को सेल कर दूंगा। लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ऑलरेडी 10% का लॉस में है, ठीक है। कल मैंने वीडियो बनाया था, मैं बोला था कि भाई सेल नहीं करूँगा, लेकिन आज मैंने मेरा जो है ओपिनियन को कम्प्लीटली चेंज कर रहा हूँ। मैं लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर को कल छोटा मोटा 10% का लॉस में सेल कर दूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये सारे जो प्रॉफिट इतना किया है ना, ये 10% कुछ नहीं है। उसके बाद अग्रवाल इंडस्ट्रियल, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट में, इसको सेल कर दूंगा। प्रकाश पाइप्स 1-2% लॉस में है मेरा, उसको मैं सेल कर दूंगा। बाकी जो स्टॉक्स है मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैं क्यों सेल करूँगा। तो चलिए लक्स इंडस्ट्रीज़ का चार्ट में हम लोग जाएंगे। आप यहाँ पर जो है लक्स इंडस्ट्रीज शेयर, यहाँ पर मैंने आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था, 5 साल का ग्राफ लेंगे तो हम लोगों को देखना है कि ये नो डाउट इसका फंडामेंटल फैंटास्टिक है, ठीक है। अगर आप यकीन नहीं करेंगे, फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर, ठीक है। लेकिन 2018 से अगर आप देखेंगे 2020 के बीच में इसमें इतना अच्छा फंडामेंटल होने के बावजूद भी 50% क्रैश हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर ये स्टॉक के अंदर कोई भी फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉफिट ऊपर जा रहा था, जो रेवेन्यू ऊपर जा रहा था, फिर भी इस शेयर जो 50% क्रैश हुआ था, ठीक है। बिकॉज स्मॉल कैप सेक्टर में इसमें प्रेशर आया था। तो मेरे अगर इस जगह पे स्मॉल कैप सेक्टर में प्रेशर आता है तो ये स्टॉक फिर से 50% करेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि कल मैंने अच्छा खासा अमाउंट में लक्स इंडस्ट्रीज़ को मैंने खरीदा है, ठीक है, एंड ब्रेकआउट में खरीदा है, ब्रेकआउट से पहले। अभी भी मेरे पास आई थिंक 4-5% पॉजिटिव है। तो कल जो है इसको 50% सेल मैं कर दूंगा, ठीक है, या फिर फुल भी सेल कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है कोई, इसको मैं सेल कर दूंगा। तो यही रीज़न है। तो उसके बाद हम लोग जो लक्स इंडस्ट्रीज़ के बाद हम लोग जो शेयर देखेंगे वो है एम्बर, ठीक है, AMBER, एम्बर शेयर प्राइस। तो एम्बर का चार्ट हम लोग देख लेते हैं, 5 साल का ग्राफ देख लेते हैं, मैक्सिमम नहीं 5 साल का। ये जो 18 में ही इसका IPO था, तो 18 से 20 के बीच में यहाँ पर देख सकते हो जो फ्लैट रिटर्न है, ठीक है। अगर 18 से 19 के बीच में देखिए 24% नेगेटिव रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका 19 से 20 के बीच में 10-12%। तो ऑल्दो इसका फंडामेंटल उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मेरे को उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता वैसे भी ये एम्बर। इसको मैंने खरीदा है कि एक सोच के भाई फ्यूचर में इसी का सब कुछ बढ़ेगा एंड इसीलिए खरीद के रखा है। वैसे भी ये उतना मतलब इंप्रेसिव फंडामेंटल का स्टॉक ये नहीं है, तो इसको मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो स्टॉक देखे थे उसका नाम है लक्स इंडस्ट्री, एम्बर। उसके बाद एजी इंफ्रा, लिखित इंफ्रा, ठीक है। एजी इंफ्रा का देख लेते हैं, एजी इंफ्रा, ठीक है। इसका मैं फिर से 5 साल का ग्राफ देखूंगा। 5 साल में 2018 से 2020 के बीच में देखिए 2%, मतलब ब्रेक इवन में, देखिए ब्रेक इवन में 2020 के बीच में कोई भी रिटर्न नहीं है, ठीक है। एंड 2019 के यहाँ पर देखेंगे तो ये अराउंड 22% का नेगेटिव है। तो ऑलरेडी ये शेयर आई थिंक मेरे पोर्टफोलियो में 20% तक पॉजिटिव है, तो मैं प्रॉफिट यहाँ से मैं बुक करने वाला हूँ, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरे को आई थिंक रिग्रेट कम ही होगा, बिकॉज अच्छा खासा प्रॉफिट में मैं सेल किया, तो इसको मैं सेल करूँगा। उसके बाद आता है कि लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लिखित LIKIG, लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर प्राइस। तो इसका भी हम लोग 5 साल का ग्राफ देखेंगे। हाँ, इसके देखिए लिखिता का यहाँ पर BSE कर देता हूँ, शेयर प्राइस BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 5 साल का। देखिए ये शेयर जो है 2020 में इसका IPO आई थिंक आया था, तो 5 साल का डेटा नहीं है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का स्टॉक है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। एंड लिखिता से भी ज़्यादा अच्छा फंडामेंटल है एजी इंफ्रा का, तो इसको मैं उसके साथ ही मैं सेल कर दूंगा लॉस में, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं एंड हेरानवा इंडस्ट्रीज़ मेरे पास है, लेकिन हेरानवा को भी मैं सेल करना चाहता था,
ये जो एक सेकेंड गाइस, ये हेरानवा को सेल करना चाहता, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में जो है काफ़ी अच्छा खासा डाउन है, अराउंड 17% डाउन है। तो लॉस में मैं कोई शेयर वो इतना लॉस में सेल नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं होल्ड करूँगा। उसके बाद अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जैसे मैं आपको बताया कि इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ेगा अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। अग्रवाल, उसके बाद है PPL, ठीक है, प्रकाश पाइप्स। तो अग्रवाल का देख लेते हैं, AGAR अग्रवाल इंडस्ट्रियल्स शेयर प्राइस, इसको मैं जो है 5 साल कर देता हूँ, हाँ मैक्सिमम कर देता हूँ। देखिए जो बुल रन आया था 2008 से, जो बुल रन आया था इसमें तो ह्यूज ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही बियर रन चालू हो गया अग्रवाल इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर देख सकते हो 2000 जो है 83% करेक्शन हो गया था इस शेयर में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये शेयर तो डेफिनेटली सबसे पहले से मैं तो ये शेयर को सेल करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से 2020 से फिर से बुल रन चालू हो गया, फिर से ये 300% रिटर्न दे दिया। तो ये शेयर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको मैं सेल कर दूंगा। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई इसका मैं अगर आपको इसका फंडामेंटल दिखा दूँ तो आप चौंक जाएंगे। इसका फंडामेंटल अगर अग्रवाल का दिखाई तो ना आप चौंक जाएंगे। देखिए 2018 से 20 तक यहाँ पर आपको अच्छा खासा करेक्शन में अवेलेबल था, ठीक है 2000, लेकिन मैं आपको उसका रिजल्ट, उस टाइम का रिजल्ट दिखाऊंगा। देखिए 2018 से 2020 के बीच में इसका शेयर प्राइस 80% करेक्शन हुआ था, लेकिन देखते हैं कि इसका सेल्स में कितना गिरावट हुआ था। देखिए सेल्स 401 करोड़ का था मार्च 2018 में, 19 में हुआ था 529, 20 में हुआ था 752। इनफैक्ट सारे एक साल इसका सेल्स बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है। एंड उस टाइम 2018 से जो 20 तक 15 था प्रॉफिट बेस, 50% जंप हुआ था। उसके बाद 20 से सेम था, लेकिन फिर भी आपको प्राइस में 80% करेक्शन होता। तो ये जो करेक्शन है इस मतलब फंडामेंटली कोई भी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन इसमें जो स्मॉल कैप सेक्टर में करेक्शन हुआ था, इसीलिए इसमें भी करेक्शन हुआ था। तो 80% तक करेक्शन हुआ था, आप सोच सकते हो। तो इसीलिए मैं इस शेयर को तो सबसे पहले अग्रवाल को सेल करूँगा यहाँ पर मैं आपको, ओके। उसके बाद हम लोग जो शेयर है उसका नाम है PPL, प्रकाश पाइप्स, ठीक है, प्रकाश पाइप्स। एंड ये जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये 2018 से यहाँ पर 2019 से इसका IPO हुआ था। देखिए 19 से इसका IPO होने के बाद ही 19 से 20 तक ये 75% करेक्शन में था। तो इस तरह का स्टॉक जो है मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर से बुल रन चालू हो गया, यहाँ से बुल रन चालू हो गया, उसके बाद 500% रिटर्न दे दिया। तो अब देख सकते हो। देखिए उसके बाद हम लोग जो है प्रकाश पाइप्स के बाद हम लोग जो है प्रिंस पाइप को देख लेते हैं, प्रिंस पाइप। ऑल्दो ये जो शेयर है बहुत ज़्यादा टाइम से मार्केट में नहीं है, 2020 से आया था, तो उतना ज़्यादा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन 2020 के बाद से यहाँ पर देख सकते हो जो है जब मार्केट में बियर रन चल रहा था उस टाइम आया था, तो इसलिए यहाँ पर जो है कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम लोग अगर एस्ट्रल को देख लेते हैं, ASTRAL, क्योंकि एस्ट्रल को क्यों देखेंगे, बिकॉज ये सेम सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। तो 5 साल का देख लेते हैं। तो 2018 से 2020 के बीच में एस्ट्रल में आप देख सकते हो 70% का जंप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये एक मिड कैप स्टॉक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 18 से 20 तक यहाँ पर मार्केट में क्रैश था, लेकिन एस्ट्रल में आपको क्रैश नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए एस्ट्रल आई थिंक प्रिंस पाइप या फिर प्रकाश पाइप से बेटर रहेगा। प्रकाश पाइप्स को मैं सेल कर दूंगा वैसे भी, ठीक है, लेकिन प्रिंस पाइप को भी मैं सोच रहा हूँ कि सेल करूँ कि ना करूँ। यहाँ पर मैं आपको प्रिंस पाइप के साथ कंपेयर अगर करूँगा, यहाँ पर मैं अगर प्रिंस पाइप PRINS फिटिंग्स यहाँ पर देख सकते हो कि मैक्सिमम अगर रिटर्न देंगे प्रिंस पाइप में 400% रिटर्न, लेकिन एस्ट्रल में 173% रिटर्न, ठीक है। तो यही है कि भाई मार्केट में जब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, जब जुलाई 2020 तक यहाँ पर प्रिंस पाइप में ज़्यादा गिरावट, एस्ट्रल में कम गिरावट। तो जो है प्रिंस पाइप में अगर फॉल आएगा तो प्रिंस पाइप पे मतलब बहुत खतरनाक फॉल आएगा, लेकिन एस्ट्रल में जो है आई थिंक उतना ज़्यादा फॉल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यही है, अगर आपके पास प्रिंस पाइप है तो यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एस्ट्रल इंस्टेड ऑफ प्रिंस पाइप, ठीक है। मैं भी यही करूँगा। आई थिंक एस्ट्रल को मैं यहाँ पर लिख रखता हूँ, या तो भूल ना जाओ। यहाँ पर जो है एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर जो मैं एस्ट्रल ASTRL, जितना मेरे पास एस्ट्रल नहीं है, ठीक है, मैं एस्ट्रल को मैं खरीदूंगा। मैं एस्ट्रल को मैं जो है यहाँ पर इस एस्ट्रल को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो ये प्रिंस पाइप को 50% बेच के मैं एस्ट्रल को ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे पास और भी बहुत सारा स्मॉल कैप सेक्टर है, जैसे अल्काइन अमीन, दीपक नाइट्रेट, HLA ग्लासकोट, है ना। तो ये सारे ब्लैक रोज, ठीक है, ये सारे स्टॉक्स को मैं क्यों नहीं सेल करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा। ये बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है तो आप
थोड़ा वेट करना। तो चलिए पहले हम लोग जो है यहाँ पर एल्काइन अमीन से स्टार्ट कर लेते हैं। एल्काइन अमीन शेयर प्राइस, तो 5 साल का ग्राफ देखेंगे हम लोग। 2018 से 2020 के बीच में यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में करेक्शन होने के बावजूद भी एल्काइन अमीन में जो है यहाँ पर 60% से ज़्यादा मतलब शेयर में मूवमेंट है। देखिए पॉजिटिव मूवमेंट है 18 से 19 के बीच में, ठीक है। एंड हर एक साल अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 to 17 112%, 18 to 19 जो है फ्लैट ही था, ठीक है। 8% जो भी नेगेटिव तो नहीं था, एटलीस्ट यहाँ पर कुछ टाइम के लिए नेगेटिव भी चला गया था, लेकिन 20% तक नेगेटिव भी चला गया था, लेकिन वो संभाल लिया अपने आप को। उसके बाद एंड बाय द वे मेरे एल्काइन अमीन में अच्छा खासा वेटेज है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल नहीं करूँगा। एंड देखिए 19 से 20 तक यहाँ पर जो है बियर रन चलने के बावजूद भी यहाँ पर 50% पॉजिटिव रिटर्न, देन यहाँ पर 200%, एंड देन यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एल्काइन अमीन में टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पास बालामाइन रहता तो बालामाइन में मैं कंप्लीट सेल कर देता। इसका रीज़न क्या है? बालाजी माइंस का अगर 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो 18 से 19 के बीच में बालामाइंस में जो है यहाँ पर देख सकते हो सीधा 30% का डीप यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। इसको मैं डिलीट करूँगा। एंड 2018 से अगर 2020 का बीच में ग्राफ देखेंगे तो 38-40% तक गिरावट में बालामाइन है। तो बालामाइन जो है स्मॉल कैप में गिरावट है ओवरऑल, एंड बालामाइन में आपको गिरावट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो बालामाइन मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं इसको मैं फटाफट हटाता, ठीक है। तो इसलिए बालामाइन को मैं जो है ऐड नहीं किया मेरे पोर्टफोलियो में एनीवेज। तो ये उसके बाद हम लोग देखेंगे दीपक नाइट्रेट। और दीपक नाइट्रेट मिड कैप कंपनी है, तो फिर भी हम लोग देख लेते दीपक नाइट्रेट एफएल, उसका क्या हालत है। दीपक नाइट्रेट शेयर प्राइस, दीपक नाइट्रेट का अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पर हम मैक्सिमम 5 मंथ का देखेंगे, 5 ईयर का 18 से 19 के बीच में यहाँ पर जो है फ्लैट रिटर्न, देखिए नेगेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, हाँ बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पर 10% तक यहाँ पर जो नेगेटिव यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। लेकिन दीपक नाइट्रेट में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो उतना भी मैं डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। कितना भी डाउनफॉल होगा तो भी मैं ब्रेक इवन में होपफुली रहूँगा, ठीक है। तो देखिए 18 से 19 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 18 से उसके बाद देखिए 19 से 20 में 64% रिटर्न। तो यहाँ पर जो बियर रन में दीपक नाइट्रेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ह्यूज फॉल हो, ठीक है। देखिए 2010 के बाद में ऑल्दो यहाँ पर फॉल हुआ था, लेकिन दीपक नाइट्रेट में मैं जो है होप कर रहा हूँ कि ये मिड कैप सेक्टर में आ चुका है एंड लार्ज कैप सेक्टर में घुस नहीं आ रहा है, तो उतने ज़्यादा फॉल का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जो शेयर है वो है एफएल एंड एच एल ग्लास को हम देखेंगे। एफएल हम लोग देख लेते हैं। एफएल इंडिया शेयर प्राइस यहाँ पर जो मैक्सिमम चार्ट में आपको 2019 से अवेलेबल है, तो 19 से 20 तक यहाँ पर जो है देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद जो एफएल में जो क्रैश आया था, इतना अच्छा खतरनाक क्रैश आया था यहाँ पर से आपको अराउंड 40% तक क्रैश आ गया था, लेकिन फिर से रिकवर कर गया। तो जो एफएल जो है रिकवर आई थिंक कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए एफएल को मैं सेल नहीं करूँगा, ऑल्दो सेल भी कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक इसको मैं होल्ड करना पसंद करूँगा। एच एल ग्लास को देखिए, एच एल ग्लास को जो चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2018 से जो 19 के बीच में जो ये कंसोलिडेशन कर रहा था, देन सडनली शूट अप हो गया एंड 10 गुना 20 गुना हो गया था, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ आपको मैं शेयर कर दिया हूँ। एंड IRCTC में भी मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो GMM में भी टेंशन नहीं ले रहा हूँ। GMM फॉडलर का चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा, GMM फॉडलर BSE। ऑल्दो फिलहाल की सिचुएशन में यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एक्शन का प्रॉब्लम है, तो मे भी यहाँ पर से गिरावट हो सकता है, लेकिन मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। 2018 से देखिए 2018 से 19 के बीच में पॉजिटिव 70% रिटर्न था, उसके बाद देखिए 150% रिटर्न था। तो GMM फॉडलर में मुझे उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं है, एंड छोटा अमाउंट में है, तो आई थिंक आई कैन होल्ड। तो यही है, ये सारे स्टॉक्स को मैं सेल करने वाला हूँ। एंड बजाज फाइनेंस को पहले मैं दिखाई दो। देखिए बजाज फाइनेंस ऐसा एक स्टॉक है, आपको बेयर रन हो बुल रन आपको पैसा बना के देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के समय में बजाज फाइनेंस एक भी शेयर में सेल करने वाला नहीं हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पास कोई भी साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ पर आपको लॉस में हो। 18 से 19 के बीच में यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव 40% रिटर्न, 18 से 20 तक 70-60% रिटर्न। देखिए 20 से 21 तक 25, ये गिरावट को अगर छोड़ देंगे तो 21 से फिलहाल 40, तो 40% का रिटर्न लेकिन लास्ट कुछ सालों से 5-6-7 सालों से देख ही जा रहा है। तो बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना जो है समझदारी का काम है, ठीक है। इसलिए बजाज फाइनेंस में बुलिश हूँ, लेकिन
अल्काइन एमएस में भी आई थिंक मैं बुलिश हूँ। एफएल को आई थिंक एफएल को भी मैं जो है हिट लिस्ट में रखूँगा। कुछ शेयर मैं बुक करने के बारे में सोचूंगा। एंड प्रिंस पाइप जो ऑल्दो ब्रेकआउट रिसेंटली दिया है, तो यहाँ पर से भी अगर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है तो मैं लॉस में इसको मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एस्ट्रल खरीद सकता हूँ। आई डोंट नो मैं क्या करूँगा फिलर किचन में। फिलर किचन में जो लाल के सिंबल है उसको तो डेफिनेटली मैं सेल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे।